बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज़ साहिबा आज गुफ्तगू करते हुए यूथ से उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर ढेर सारे इल्ज़ामात लगाए। मरियम नवाज़ साहिबा का ये कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बाद अदलिया के घोड़े पर सवार हैं, और सिर्फ इस घोड़े पर सवार नहीं हैं बल्कि अदलिया के घोड़े पर सवार होकर के अदलिया के कंधे इस्तेमाल करके वो दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ये पूछ रही हैं इमरान खान साहब से कि भाई अगर जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो इमरान खान साहब क्या थे? क्या इमरान खान साहब उनके मुलाजिम थे? मरियम नवाज साहिबा किसी को ढूंढ भी रही हैं, वो साकिब निसार साहब को ढूंढ रही हैं, वही साकिब निसार जिन्होंने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था। सिर्फ यही नहीं, बात उन्होंने यहाँ तक भी कर दी कि इमरान खान साहब जो हैं आज भी ऐवान सदर की तरफ देख रहे हैं और सदर पाकिस्तान के ज़रिए आर्मी चीफ साहब से मुलाकात करने के लिए आज के दिन भी कोशा हैं। इन तमाम बातों में किस हद तक सदाकत है, यही जानने के लिए हमने आज का पैनल मुरतब किया है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी अमजद खान नियाजी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रही हैं वेरी ऑनरेबल अज़मा बुखारी साहिबा, PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अब से थोड़ी देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमें ज्वाइन करेंगे साबिर बलोच साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नियाजी साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। ये जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दे दिया ना, कल भी मैंने उसके ऊपर खैर तगड़ा सा शो किया था, लंबा चौड़ा, कल भी यही डिस्कशन थी। ये जो इमरान खान साहब बयान दे रहे हैं ना कि जी मैं पंचिंग बैग और जो जनरल बाजवा हैं वो सुपर किंग, ये बेसिकली आप लोगों ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है। और सिर्फ इसलिए मारी क्योंकि इमरान खान साहब एक सिंपैथी कार्ड खेलना चाहते थे कि भाई मेरे पास सपोर्ट ठीक नहीं थी, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं था, वरना मैं तो पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता। सर, कब तक आप ये कार्ड इस्तेमाल करेंगे? कब तक आप सिंपैथी कार्ड के ऊपर अपनी सियासत को बेस करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनिश, आपने अगर तकरीर खत्म कर ली है तो मैं भी अपना बात करूं। बात ये है कि आज तो अमजद भाई मैंने तकरीर की नहीं, यकीन जानिए, 4 जुमले बोले और सीधा आपके पास सवाल लेकर आ गई। ओह चलो, सीधे जो भी कहा तो है ना। अच्छा, बात सुने, इमरान खान ने तो कौम के सामने अगर हकायक रखे हैं, आपको अगर सिंपैथी नजर आती है, वो तो जो सच्चाई है वो उन्होंने मीडिया को शेयर की है, मीडिया के साथ शेयर की है। तो इसमें बुराई कौन सी है? कौम देख रही है, और किस किरदार ने, हमने या किसी और ने क्या रोल अदा किया? हम क्या कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, या कोई और क्या रोल अदा कर रहा था पाकिस्तान के लिए? तो ये मेरे ख्याल में कौम के सामने आना चाहिए, और फिर कौम फैसला करेगी कि आने वाले इलेक्शन में कि कौन कहाँ खड़ा था, किस वक्त खड़ा था, और पाकिस्तान के लिए किसने क्या किया, ये वाज़ेह कर दे। वो तो अमजद भाई आने वाले इंतखाबात में तो सबको बहुत कुछ पता लग जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब फिर आप मान लेना कि डरपोक थे। जब तक जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, इमरान खान के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। वो तो तारीफें करते नहीं थकते थे, न्यूट्रल हैं, जमहूरी हैं, पता नहीं तारीख के सबसे बेहतरीन आर्मी चीफ हैं। तो फिर अब डरते थे। जैसे ही वो रिटायर हुए, आपने नाम लेके यूं फायर खोले हैं जनरल बाजवा साहब के अगेंस्ट कि बस कानों को हम हाथ लगाते, तौबा तौबा तौबा। ये कैसा सेम पेज था आपका? फिर माने कि इमरान खान साहब डरते थे। पहली बात यह है कि इमरान खान वाहिद लीडर है जो गोली खा के भी अवाम में और अवाम के साथ खड़ा है, और मुझे तो वो लीडर भी ज़हन में आ रहे हैं जो दवाई के बहाने आज तक वापस नहीं आए। तो उनका भी पता करें ना, वो कहाँ खड़े हैं। दूसरा, आपका ये कहना कि इमरान खान किसी से डरता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा लीडर इसी पाकिस्तान के लिए कहता है कि मैं खून के आखिरी कतरे तक हकूक के लिए लड़ूंगा। बात ये थी कि इदारे पे, क्योंकि उस वक्त वजह ये थी कि आर्मी चीफ पे तनकीद करना इदारे पे तनकीद समझी जा रही थी। तो खान साहब ने, माहौल ऐसा था, क्योंकि इस वक्त आपके जो अफगानिस्तान के मसाइल हैं या आपके इंडिया के साथ जो मसाइल हैं, तो हम चाहते थे कि किसी तरीके के साथ हमारे जो मोहतरम अदारे हैं उन पे कभी भी ये एतराज उंगली ना उठे कि उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया, क्योंकि अफराद की गलती को अब तो उंगली नहीं उठ रही होगी ना। अब तो पूरी दुनिया ने इमरान खान साहब की बात सुनना ही बंद कर दी है। अब तो किसी को नहीं पता कि इमरान खान साहब बाजवा साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। जी जी, मेरी बात सुन ले। इमरान खान समझते हैं कि इदारे कभी गलतियां नहीं करते, हमेशा अफराद गलतियां करते रहते। आप और मैं भी गलतियां करेंगे,
करते रहेंगे। इदारा अपनी इनपुट देता रहेगा, और हम समझते हैं कि इदारों को उनका जो स्ट्रेचर है उन्हें एक मुस्बित रोल हमेशा अदा करना चाहिए, क्योंकि कौम उन पे बहुत एतमाद करती है, इदारों पे। अमजद भाई, बात नहीं बन रही आज आपसे, मुझे अज़मा के पास जाने दें, बन नहीं रही आज बात। अज़मा का जवाब सुन ले, शायद जो है ना तब तक आप कोई बात बना ले। मुझे पता है इमरान खान साहब ने बड़ा मुश्किल में डाल दिया आपको अमजद भाई, मुझे पता है आप हल्के की सियासत करते हैं, वोट लेकर के आते हैं, मुश्किल है। नहीं बन रही ना बात सर, आप कह रहे हैं कि जी वो इदारे के ऊपर आ रहा था, आप इदारे पर आ रहा। सुन लेना, मेरी बात सुन लेना, आप उज़मा को बता दे, लिख के भी दे दे, फिर भी बात इनसे बनेगी नहीं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने बयानिए को बहुत अच्छी तरह डिफेंड भी कर सकते हैं और करते भी हैं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि हमें को मजबूर करके थोड़े इमरान खान के साथ खड़ा है। हमारी सिर्फ एक ही, हम समझते अखलाकी जिम्मेदारी है कि इमरान खान इस मुल्क की वाहिद उम्मीद है जिसने आज पाकिस्तान को जोड़ के रखा है। वरना आप देखेंगे 30-40% श्रीलंका के अंदर हालात हुए, वहां पे क्या हुआ। अच्छा छोड़ दें अमजद भाई, और इंशाल्लाह आप भी आए, मैं भी यही हूँ, मैं और आप हो या ना हो, पाकिस्तान फिर भी रहेगा, मुकम्मल होने देना, और बिल्कुल कायम दायम रहेगा। आ गया सर आपकी बात, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। मेरी बात सुन, नहीं बात नहीं, 70% 80% आज पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, इसलिए मुल्क के अंदर इंतशार नहीं फैल रहा। चले अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर उनके साथ खड़ी और इंतशार नहीं फैल रहा। अज़मा को सुन लीजिए, मेरे साथ रहिए। अज़मा अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि आज मरियम नवाज़ ने एक बड़ी दो टोक लाइन दे दी, और लाइन उन्होंने क्या दी, उन्होंने तो आवाम को बता दिया कि भाई पहले इस्टेब्लिशमेंट थी और अब इमरान खान साहब ने तैयारी कर ली है अदलिया के कंधों के ऊपर आकर के हुकूमत करने की। ये तो इमरान खान साहब का प्लान है। मरियम नवाज़ ने अपना प्लान नहीं बताया। नून लीग की आगे क्या हिकमत अमली है, अगर आपने ये देख लिया है, ये गेज कर लिया है कि अब अदलिया का इस्तेमाल होने वाला है, तो नून लीग क्या करेगी? व्हाट आर योर कार्ड्स? शुक्रिया बिनेश, पहले मैं आपके सवाल का जल्दी से जवाब दे दूं, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो अमजद भाई ने इतनी सारी कर ली, फिर भी वो कह रहे थे सुन ले मेरी बात सुन ले। मुझे लग रहा है शायद हमने जो है 1-on-1 प्रोग्राम करना है। देखिए, जहां तक अदलिया को हम क्या कह सकते हैं जी, अदलिया मतलब और सारी अदलिया नहीं, लेकिन यह है कि बहुत आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट नाम रखा गया था पीटीआई की तरफ से, जजों के खिलाफ गंदे ट्रेंड्स चलाना, उनको जो है वो उनकी तस्वीरों के साथ बदतमीजी और बदतहजीबी करना, ये इनका काम है। हम जो है वो इंसाफ ही मांग सकते हैं और इंसाफ मांगते रहेंगे। वो अलहदा बात है कि इनको जरा जल्दी इंसाफ मिल जाता है, और इंसाफ भी वो मिलता है जिसकी आइन और कानून में कोई इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन वो अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन बन जाती है। कानून जो है जो अलाउ नहीं करता वो इनको मिल जाता है। और दूसरी तरफ जो है मियां नवाज शरीफ साहब जो है, उनके जज जिसने उनके खिलाफ फैसला दिया, वो खुद एतराफ करके कब्र में चला जाता है कि जो है मुझसे फैसला लिया गया। शौकत सिद्दीकी साहब जो जज है वो बेचारे जो है फारिग कर दिए जाते हैं, लेकिन उनका आज भी सुप्रीम कोर्ट में वो जो है वो रिव्यू लेके बैठे हुए हैं कि मेरी बात सुन लें। और अब तो खुद इमरान खान साहब खुद बता रहे हैं कि बाजवा साहब जो है वो क्या किया करते थे और फैज हमीद साहब उनकी मदद कैसे करते थे, और उस वक्त उसके बेनिफिशियरी इमरान खान थे, और जब तक वो बेनिफिशियरी थे तब तक वो ठीक था। अब क्योंकि वो बेनिफिशियरी नहीं रहे तो अब सब गलत है। तो ये जो इमरान खान साहब ने एक मजलूमियत कार्ड खेला है ना, बड़ा पैथेटिक कार्ड खेला है, जिसको न्याजी साहब कह रहे हैं बड़ा बयानिया है। पता नहीं भाई आपके जो है डिक्शनरी के अंदर फ्रॉड, झूठ जो है, और जो है अपनी कौम को पागल बनाना, इसको बयानिया कहते होंगे। लेकिन और फिर ये उस बयानिए पे टिकना भी नहीं। मजे की बात ये है कि या तो उस बयानिए पे बंदा को टिक जाए ना, वो भी नहीं होना, वो भी नहीं कर सकते। अब जब देखिए ना, वो इदारों की वो खिलाफ नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब बता चुके थे ना जब अपॉइंटमेंट होने वाली थी, आपको याद होगा, अमजद भाई को याद नहीं होगा, कि उन्होंने कहा मैं और सदर अलवी खेलेंगे अपॉइंटमेंट के ऊपर। वो अलग बात है कि ये खेल नहीं पाए, क्योंकि वो जो समंदर अमान का लाना था ना, जो ये जिसको ये कह रहे हैं 80% अवाम हमारे साथ है, और वो जो है वो बाहर तो ना निकली, और इनको फुल फ्लेज पूरी परवेज लाई ने जो है वो इनको खुली छूट दी, फिर भी नहीं निकल सकी। और जहां तक गोलियां भाई अमजद भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता आपको बार बार याद कराते हुए कि कम से कम उनकी रिपोर्टें तो पढ़ लें। और भाई उनको फिनाइल की गोलियां लगी है, और दूसरी सीधी गोली उनको कोई नहीं लगी। ऐसे ना करें, फिनाइल की तो नहीं असल गोलियां थी, आपको किसने कहा फिनाइल की लगी है? ना करे अज़मा, ऐसे किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। नहीं, मैं तो कोई भी नहीं होती। एक तो उनकी रिपोर्टें पढ़ लें, एक तो उन्होंने रिपोर्टें, आपको पता ना बाहर से तो वो कराते नहीं, शौकत खानम से कराते हैं। शौकत खानम का जो
डॉक्टर्स हैं, खुद डॉक्टर फैसल मसूद को सुन लें, उनका रिकॉर्ड पे बयान है, उन्होंने कहा उनको फ्रैगमेंट्स लगे हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, कहा उनको लोहे के फ्रैगमेंट्स लगे हैं। और जो उन्होंने वीडियो जारी की खुद बड़े शौक से, वो वीडियो के अंदर नजर आ रहा है भाई आपको नहीं पता बुलेट की जो है वो क्या होती है निशान और आम निशान क्या होते हैं, हमें पता है, हम क्रिमिनल लॉयर हैं, हमें पता है कि बुलेट का निशान क्या होता है और क्या नहीं होता। पर चल छोड़ दे, इनको आदत है बीमारियों पे उस पर बात करने की, हम नहीं करते। अब दूसरी बात ये है कि ये जो अब इतने बहादुर है ना इमरान खान साहब, कुर्बानी दे दे वर्कर, जेल चले जाए वर्कर, बाहर निकले वर्कर, खुद या पहले पुशअप्स करते रहे या वो घर से बाहर ही नहीं निकलते। और अब तो बहादुरी का आलम ये है कि दुनिया जहान के किसी डॉक्टर से पूछ लें, कोई प्लास्टर जो है, अव्वल तो उनकी टांग को कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो उस तरह का कोई खुदा न खास्ता फ्रैक्चर नहीं है, और डॉक्टर्स पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी किस चीज का प्लास्टर पहना हुआ है उन्होंने, जो प्लास्टर उतरने के 4 महीने बाद भी नहीं नाम ले रहा। और जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी ना इमरान खान साहब की, मेरा ख्याल है कि वो हमें अमजद भाई साहब को किसी दिन मैं व्हाट्सएप करती हूँ, वो पूरे मीडिया पे आ गई थी फोरेंसिक रिपोर्ट इमरान खान की जो है वो जख्मों के हवाले से। सो इसलिए ये जो है ना, ये हमदर्दी, ये मजलूमियत कार्ड बेचना छोड़ दें। वो लहदा बात है कि वो प्लास्टर इस वक्त आपको अदालतों से बचा रहा है, वो प्लास्टर आपको जो है अदालतें आपको जवाब देने के लिए बुलाती हैं, वो टेरियन का केस हो, वो फॉरेन फंडिंग का केस हो, वो साइफर कहानी जो आपने घड़ी, और अभी भी देखिए मुझे हैरत है कि इतनी दीदा दिलेरी से अभी भी जो है वो समझ रहे हैं कि ये कौन पागल है जो इनकी बात मान लेगी। वो कहाँ है हकीकी आजादी, बताइए ना। वो जो ये गुलाम नहीं थे, आज ये वो उस गुलामियत कार्ड का क्या करना है इन्होंने, जो इम्पोर्टेड हुकूमत के बना के बैठे हुए थे, वो इम्पोर्टेड हुकूमत को आज क्या करना है, उसका क्या, उसका उसका क्या स्टांस है। भाई उन्होंने अनाउंसमेंट की अजमा अनाउंसमेंट की है कि 90 दिनों में इंतखाबात नहीं हुए तो वो आइन बचाओ तहरीक का आगाज़ करेंगे। ये संभाल ले, मैं आती हूँ आपके पास, मैं साबिर बलोच को शामिल कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से दूसरा राउंड भी ये करती हूँ। साबिर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। साबिर भाई मरियम नवाज़ ने खदशा जाहिर किया है और आज उन्होंने यूथ से मुखातिब होकर के अपनी पार्टी के खदशा जाहिर किया, तमाम टेलीविजन चैनल्स पर ये लाइव था, तो ये खदशा ऑब्वियसली सब जगह पहुंच गया है, इमरान खान साहब तक भी पहुंच गया है कि मरियम नवाज साहिबा को ये खदशा है कि अब वो अदलिया का इस्तेमाल करने वाले हैं बैसाखी के तौर पे इलेक्शंस में जीत के लिए या अपने इख्तिदार के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ऐसा लगता है, और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपकी हिकमत अमली क्या है? देखें बीबी, बात यह है कि यानी आप अब तक जो पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान का किरदार रहा है उसको आप जरा गौर से नहीं देख रहे हैं कि वो क्या क्या करवट बदलते हैं, क्या क्या नई नई बातें लाते हैं, क्या क्या नई नई टैक्टिक्स उसके होते हैं। मुल्क की हालत को देखें, मुल्क की इकोनॉमी को देखें, यहाँ के पॉलिटिकल वैल्यूज को देखें, पाकिस्तान के जो है ना इंटरनेशनल जो हमारा एक इमेज है उसको आप देखें। इन तमाम चीजों को यानी कोई शख्स अपने देख नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन एक इमरान खान साहब ने इस पूरे मुल्क को हाईजैक किया हुआ है। ऑनेस्टली उसने तमाम सियासत को हाईजैक किया हुआ है और उसको कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, उस पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं, चाहे अदलिया हो। अदलिया के भी रिमार्क्स अब वो कहते हैं कि जी के चीफ जस्टिस साहब, अब चूंकि ये बात कहने की तो नहीं है लेकिन ये पार्लियामेंट में चूंकि ये बात भी आ चुकी है कि यानी उनके जो रिमार्क्स थे पार्लियामेंट के मुतालिक और कि जी कौन ईमानदार है और कौन ईमानदार नहीं है, इस किस्म की बातें, बड़े अफसोस की बात है। ऑनेस्ट टू गॉड, हमारा मुल्क है, कितना अच्छा मुल्क है, लेकिन हम किस डगर पे जा रहे हैं, किस सिम्त पे जा रहे हैं। अभी आप ये नहीं है, दिस इज नॉट ए सैकोपेंसी और दिस नॉट ये कोई अनड्यू कोई जो है ना कोई फेवर नहीं है। लेकिन एक चीज आप देख लें, जो बैठे हुए यहाँ पे मेरे जो है ना जो साथी हैं, वो एक चीज को देखें कि पाकिस्तान की सियासत में जब से ये हुकूमत आई है इसको किस मुश्किलों से किस वजह से लाया। किसी को शौक नहीं था यहाँ पे हुक्मरानी करने का, लेकिन ये था कि वो थिंग्स वर रैपिडली इतनी जो है ना खराबी की तरफ जा रहे थे कि एक दिन तो क्या एक घंटा बड़ा इस मुल्क के लिए एक मुश्किल और एक अजाब हो जाता। तो अल्टीमेटली फिर लोगों ने मिलके कहा कि जनाब मिलके हुकूमत बनाई, जो भी हुआ। लेकिन बात यह है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो उसको डेफिनेटली उसी स्पिरिट पे लेना चाहिए। लेकिन बाद जगहों पे कॉन्स्टिट्यूशन आपको कुछ रेमेडीज भी देती है।
आइन में कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि जो वो उसका मुतबादल होती हैं कि जी ये दीज आर द ऑल्टरनेटिव, अगर ये नहीं हुआ तो इस तरह होना चाहिए, वो ना हुआ तो इस तरह होना चाहिए। हम प्रॉब्लम ये है कि हम आइन की जो है ना एक सेंटेंस को पढ़ते हैं, उसके ABCD जो उसके दूसरे क्लॉजेज हैं उनको हम उसकी जो यानी जो तशरीह है उसको हम देखते नहीं है कि जी के इलेक्शन देखिए, मैं हैरान हूँ इस बात पे, ये किस किस्म का इलेक्शन करो, फिर इलेक्शन करो, फिर इलेक्शन करो, फिर बाइकआउट करो, निकल जाओ, अच्छा फिर रिजाइन कर लो, फिर इलेक्शन कर लो, 40-40, 50-50 सीटों पे आप आके जनाब, एक बंदा है, एक शख्स जो एक उसकी मेंटलिटी एक ऑटोक्रेटिक मेंटलिटी है कि जी फर्द वाहिद है, पूरे अपने पार्टी का एक ही शख्स है, एक ही अकल है, एक ही बहादुरी है, एक ही जो ईमानदारी है। अब वो हर चीज को, अब इलेक्शन को भी उसने तमाम के तमाम इलेक्शन अपने सर पे लिया हुआ है। ये क्या है सब? इज दिस द डेमोक्रेसी? वैसे तो बिलावल भुट्टो साहब के ज़ेर सदारत एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है जिसके अंदर ये फैसला एज द सेम टाइम जब मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। इंतखाबात का क्या फ्यूचर है, ये सवाल मुझे करना पड़ेगा। सर मुझे ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिए, आगे आके इंतखाबात पर बात करेंगे कि कब हो रहे हैं इंतखाबात, क्यों नहीं हो रहे, क्या आइन की पैमाली होने जा रही है अगर इंतखाबात डिले होंगे। लेकिन मुझे ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ बने रहेंगे, देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल अमजद खान नियाजी साहब ने, अज़मा बुखारी साहिबा ने, एंड ऑफ कोर्स साबिर बलोच साहब ने। तीनों मेहमानों को मैं एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करूँगी मुझे रिज्यूम करने के लिए। अमजद नियाजी साहब, कभी इमरान खान साहब की बंदूक की नशिस्त पर आसिफ अली जरदारी साहब होते हैं, कभी बंदूक की नशिस्त पर जो हैं वो जनरल बाजवा होते हैं। अब तो इस हद तक उनकी बंदूक की नशिस्त पर जनरल बाजवा साहब आ गए हैं इमरान खान साहब की कि भाई इमरान खान साहब यहाँ तक फरमा रहे हैं कि रशिया में गया अपने दौरे पर और मैं तो वहाँ पर तेल लेने के लिए गया, और पीछे से जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि जी रशिया की मजम्मत करो, और ख़ुद भी उन्होंने रशिया की मजम्मत कर दी। चले मैंने माना, ओके फ़ाइन, एक प्राइम मिनिस्टर है जो कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड कर रहा है, पीछे से उनके जो सब ऑर्डिनेट हैं उन्होंने ऐसा कोई काम कर दिया। इमरान खान साहब ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आप सुन लीजिए कि इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं इस रशियन एपिसोड के बारे में, सुनवाइए जी। चीफ ने, आप ये सोचें कि खुद ग्रेड 22 ऑफिसर ने बैठ के एक सिक्योरिटी का सेमिनार था, उसने खुद कंडेम कर दिया रूस को। हम उनसे सस्ता तेल ले रहे हैं, उसने कंडेम कर दिया अमेरिका को खुश करने के लिए। मैं जब गया, हम तय करके आ गए थे, मैंने सदर पुतिन से तय कर लिया था कि जिस तरह हिंदुस्तान को सस्ता तेल दे रहे हैं, हमें भी वो सस्ता तेल दें। यहां वापस आए तो यहां जनाब हमारा आर्मी चीफ कहता कि नहीं, कंडेम करो रूस को क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड कर दिया। उसको मैंने बताया कि हिंदुस्तान तो नहीं कंडेम कर रहा, अमेरिका का वो स्ट्रेटेजिक एलाय है, क्वाड का मेंबर है, वो तो नहीं कंडेम कर रहा, तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए जो हिंदुस्तान रह रहा है। जी अमजद नियाजी साहब, ग्रेड 22 के एक ऑफिसर के सामने इमरान खान साहब की टांगें कांप रही थी। पहली बात तो ये है कि मेरे लिए मोहतरम है, मेरी बहन है उज़मा, लेकिन हमने तो खान साहब को टांग पे जो गोलियां लगी हमने तो दिखा दी, लेकिन जो हमारे वर्कर पूछ रहे हैं कि मरियम साहबा ने जो सर्जरी कराई है वो भी हमने देखनी है, तो वो भी जरा दिखा दें। हम किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाते, लेकिन जिस तरीके के साथ खान साहब पे गंदगी उछालने की पूरी कोशिश की जा रही है, अगर सियासत इस हद तक आ गई है तो मियां साहब ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, फिर नईम बुखारी साहब की घर टूटा, तलाक हुई, और उसके किस्से भी बड़े आम हैं। कहां से कहां चले गए? मुझे लगा पता नहीं कौन से कारनामे बता रहे हैं। सुन लेना, अच्छा, सुन लेना, आप जनरल बाजवा वाला सवाल अवॉइड कर रहे हैं। नहीं जवाब देना चाहते, कोई बात नहीं, जवाब देता हूँ। अच्छा सुन लेना, मैं आपने कहा मेरा काम है जवाब देना। तो बात यह है कि इस हद तक किसी को नीचे नहीं आना चाहिए बिलो द बेल्ट। खान साहब के हकायक जो सामने रखे हैं, कौम के सामने रखे हैं कि मुझे क्या कहा गया और मैंने उसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया,
क्योंकि हमारी उस वक्त इख्तियार ही नहीं था। हम तो मान रहे हैं कि हमारे पास वो इख्तियार नहीं थे। तो बस ठीक, बस बात खत्म हो गई ना, फिर आप क्यों पानी में मदानी मान रहे हैं? आपके पास इख्तियार की आप बात कर रहे हैं। आप मुल्क के वजीर आजम थे सर। अरे सर सुन तो लेना, लोगों को समझाना भी तो है ना। आपका जलसा तो नहीं चल रहा ना अमजद भाई? आप कह रहे हैं आपके पास इख्तियार नहीं था, इतने बेइख्तियार थे, छोड़ देते। मैंने तो पहले भी कहा था छोड़ देते वजारत उज़्मा, जनरल बाजवा साहब के खिलाफ कार्रवाई करते, क्या होता? मार्शल लॉ लग जाता ना, तो सारी कौम आपके साथ खड़ी होती कि इमरान खान ने ठीक काम किया, अपने आर्मी चीफ को गलत काम करने से रोका, इसलिए मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। आप मान जाए, आप डरपोक थे, आप नहीं कर पाए कार्रवाई उनके खिलाफ। होने देना, बीने शबी आपने शोर मचा दिए। शोर में तो बात लॉजिक से सुने ना। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो भी प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो, वही अपने जो प्राइम मिनिस्टर है उसको वो इख्तियारात मिलने चाहिए, ताकि फिर जब 5 साल के बाद वो आए उसको जजा और सजा उसके मुताबिक मिले। जब वो उसके पास इख्तियार ही नहीं होता तो वो डिलीवर क्या करेगा? हम तो कह रहे हैं मुल्क को फंसा दिया ना। जनरल बाजवा साहब तो रिटायर होकर घर चले गए, अब जाए उनके पीछे नहीं। अब हम उनके इख्तियार के लिए लड़ते, आप नहीं लड़ पा रहे थे, आप हमें बताते। उस टाइम पर आप हमारी आवाजें बंद करते थे, आप हमें बताते, तब हम आपके साथ खड़े होते, आपके लिए लड़ते। अब जब जनरल बाजवा साहब रिटायर होकर अपने घर चले गए, वेकेशन मोड में, अब आप लोगों को बताते फिर रहे हैं। आप खड़ी रहो, मेरी बात सुन रहे हो न रहो, आज अवाम के पास जाओ ना, वो हमारे साथ खड़ी है। अवाम को भी समझ आ रही है सर, हमारे साथ खड़ा है। आज इन पार्टियों को टिकट लेने वाले इनके हवारी भी नहीं मिल रहे, और जरा लोगों का आज क्यों ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़। चलें जी, आपका फेवरेट टॉपिक, आपको मुश्किल सवालों से निकाल देते हैं, आपके फेवरेट टॉपिक पर आ जाते हैं और अज़मा से पूछ लेती हूँ। आपको इलेक्शन चाहिए ना, बस आपको आज आके इलेक्शन चाहिए। अज़मा बुखारी साहिबा, जमहूरियत की बात आप लोग करते हैं, आइन की बात आप लोग करते हैं, आज 1 महीना हो गया है आप जॉबलेस हैं, क्योंकि आप एमपीए नहीं हैं, और मुझे नहीं पता आपने जॉबलेस रहना है। भाई इंतखाबात कराएं, एक आइनी प्रोसेस है। अगर आप इंतखाबात नहीं कराते, या किसका ऑर्डर है जिसके ऑर्डर के ऊपर आप इंतखाबात को डिले कर रहे हैं, ये तो बहुत से लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 लग जाएगा। अगर मुल्क के अंदर इस वक्त रूल ऑफ लॉ होता तो 1 महीने के बाद भी हमें ये नहीं पता कि इंतखाबात कब हो रहे हैं। देखिए, पहली तो बात यह है कि इंतखाबात जो है वो अपने टाइम पे होंगे, ये हमने कई दफा कहा। इनकी डिक्टेशन पे नहीं होंगे, ये भी हमने कई दफा बता दिया है इनको। और हमें आर्टिकल 6 से वो डराना है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का फैसला आ चुका है, जो उसने इसी साइफर कहानी पे, जिसपे वो यूटर्न ले चुका है, उस साइफर कहानी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना चाहिए अगर हुकूमत चाहे। और मैं कंसीड करना चाहती हूँ कि मेरी हुकूमत ने बहुत बड़ी जो है ये नाअहली की कि उन्होंने इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं चलाया, जब सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने खुद कह दिया था कि इन पे आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना चाहिए, जिसने कौमी असेंबली तोड़ दी। जिस आदमी को किसने मना किया था कि नहीं चला सकते मुकदमा? क्यों तोड़ी गई? नहीं, जरा इस बात को क्लियर कर दें कि फिर क्यों नहीं आप लोगों ने मुकदमा चलाया? अगर आप इस चीज को मान रही हैं कि हमें चलाना चाहिए था, किसने कहा कि नहीं चलना चाहिए? नहीं चलने ना कहने की बात नहीं है, हमें तो सर जो है मुंडाते ओले पड़ने वाली बात थी ना। जो इकोनॉमी की हालत थी, जो इमरान खान के आखिरी दिनों में ही जो है डिफॉल्ट की बातें शुरू हो गई थी, रईसी कसर उसने जो है अदम एतमाद पेश होते ही जो IMF के जो है प्रोग्राम को, जिसको वो खुद साइन करके गया है, आज भी जो IMF के हम गिट्टे गोडे पकड़ के बैठे हैं ना, वो इमरान खान के साइन किए हुआ IMF का प्रोग्राम है, हमारा IMF का प्रोग्राम नहीं है। लेकिन चूंकि इमरान खान ने डिफाई किया, वो हमारी बात सुनने के लिए जो है वो तैयार ही नहीं है, और हम उस स्यापे पे फंसे रहे कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकाल लें। पाकिस्तान की अदायगियां सिर के ऊपर थी। इनकी तलाक के लिए अर्ज है कि जो ये 25 अरब रुपए से ज्यादा का जो लेके गए थे ना, ये कर्जा जो पाकिस्तान के ऊपर डाल के गए थे, जो इस साल हमने पे करना था, उसमें से 13 अरब डॉलर जो है वो हमने पे कर दिए हैं। अब आ जाते हैं 2 बातें जो अब्दुल नियाज़ी साहब ने की है इन अ वेरी बैड टेस्ट, बट मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा बिकॉज वो बात कर चुके हैं। पहली तो बात यह है कि इमरान खान ने जो है वो मैंने जैसे कहा, उसकी जो रिपोर्टें सामने आ गई हुई है ना कि फोरेंसिक बता चुकी है कि उनके ऊपर निशान जो है वो काहे के हैं, और उन्होंने खुद अपनी मर्जी से वीडियो जो है वो बना के लगाई, उनको किसी ने कहा तो नहीं था। और मरियम नवाज के गर्दन के ऊपर निशान जो है वो अंधे को भी नजर आ रहा है, और वो पता चल रहा है कि वो काहे का ऑपरेशन करके आगे गए थे, अगर आपको यही बात है। दूसरी बात यह है कि आप कम से कम ये बात ना किया करें, सुनी सुनाई बातों के ऊपर प्रोपेगेंडा करने की। मैं फिर ये कह सकती हूँ कि आप सुनी सुनाई बातों पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपके तो जो बहुत नेक पारसा आपका लीडर है, उसकी तो ऑडियो वीडियोस भी जो है वो मौजूद है, उसका तो चलता फिरता एक बेटी की शक्ल में इतना बड़ा सबूत पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने है कि वो कितना हाजी और पारसा है। सो इसलिए मेरा ख्याल है इस बात को यही रहने दें। और आप अभी जो है वो कह रहे हैं कि हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए, किसने शुरू किया था?
ये मरियम नवाज के खिलाफ गंदे ट्रेंड कौन चलवाता है? मरियम नवाज की कैरेक्टर असैसिनेशन कौन करता रहा? हमारे साथ जो खवातीन है उनके साथ सोशल मीडिया पे आपके लोग जो है वो बदतमीजी करके गंदगी उछाल के फख्र महसूस करते हैं, उनको शाबाश मिलती है, कमाल है। आज आपको बड़ी देर कर दी आपने ये सोचते सोचते कि इस तरफ नहीं जाना चाहिए। हम नहीं जा रहे, ना हमें शौक है, लेकिन उसके अमाल है जो चलते फिरते भी नजर आ रहे हैं और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है। इसलिए अब मैं क्या करूं? मैं तो ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दे। साबिर बलोच साहब को भी आप सब लोग इसी पेशेंस के साथ सुने जिस पेशेंस से साबिर बलोच साहब ने आपको सुना, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है, पैनलिस्ट मेरे साथ बने हुए हैं। साबिर बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है। आप एक जमहूरी जमात हैं, आप हर तरह के इलेक्शन प्रोसेस, हर तरह के पार्लियामेंट्री प्रोसेस में इन रहते हैं, चाहे मर्जी हो जाए, आप लोग का एक असूली मौक़िफ़ होता है। तो फिर अभी आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, इसकी क्या वजूहत है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं, बीबी के इलेक्शन का बायकॉट करना एक बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा फैसला है, और ये फैसले जो है ना बड़ी मजबूरियों में वो किए जाते हैं। अच्छा, इसका तो जो है ना, हेलो जी, आप आवाज़ आ रही है आपकी, कंटिन्यू करें। जी आवाज़ आ रही जी। हमें इस बायकॉट का 1985 में हम तो भुगत चुके हैं कि हमने जब इलेक्शन का बायकॉट किया था, लेकिन उस वक्त भी आप देख लें कि जब बीबी साहिबा ने फैसला किया कि हमने बायकॉट पे जाना है, वो इसलिए कि यहाँ पे जनरल ज़ियाउल जैसे डिक्टेटर यानी बैठा हुआ था, और उसका रवैया जो पीपल्स पार्टी के साथ था। चेयरमैन भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, बीबी साहिबा यानी हर रोज जेल में थे, उनकी तबीयत, बड़ी बेगम नसीम भुट्टो की तबीयत, कोड़े ये और वो, पीपल्स पार्टी पर तो एक अजाब नाजिल था। तो इन हालात में वो एक और दौर था और उनके हालात भी मुख्तलिफ थे। लेकिन आज जो मैं आपसे, मेरी आवाज आ रही है? जी सुन रहे हैं साबिर बलोच साहब, कंटिन्यू करें प्लीज। लेकिन अभी जो इस वक्त जो मीटिंग जो आप कह रहे हैं, मैं खुद जो है ना इस सोच का शख्स हूँ कि देखो, इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और एक डेमोक्रेटिक माहौल में होती है। अच्छा, इलेक्शन के इश्यूज को लेकर यहाँ पर पार्लियामेंट को, आपके अदलिया को, हुकूमत को, और यहाँ पर जितने भी यानी जो अदारे हैं, डेमोक्रेटिक अदारे हैं, और यानी किस किस्म की सबको उन्होंने मुतनाज़ा बनाया हुआ है। एक इलेक्शन नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ। चलो भाई, इलेक्शन अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है डेफिनेटली कि जी अगर एक सूबे को अगर हुकूमत चली जाती है तो उसके लिए टाइम फैक्टर है कि इतने टाइम। लेकिन आप देख तो लें, एक चीज को देख तो लें यहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन को कितना मुतनाज़ा बनाया गया, जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शन होल्ड करने के लिए। ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करेगा, तो अगर अपना काम नहीं कर सकता तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे? ये इलेक्शन है कि आप 40 सीटों पर इलेक्शन लड़के, अच्छा उसके बाद फिर रिजाइन करके फिर वापस आ जाएं, और फिर रिजाइन करके फिर वापस आ जाएं, फिर रिजाइन करके फिर वापस आ जाएं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कुछ रिलीफ दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर आपको कुछ इख्तियारात दिए हैं, तो उसका मतलब तो नहीं है कि आप इसको। बहुत वैलिड पॉइंट है साबिर बलोच साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं बहुत वैलिड पॉइंट है। अज़मा बुखारी साहिबा, आज पूरा दिन मैं इस्लामाबाद में देख रही थी कि जो आपकी हुकूमत है वो सदर पाकिस्तान के तरले मिन्नते कर रहे थे कि वो जो 170 अरब के जो टैक्सेस नए लगाने हैं ना मिनी बजट की मद में, IMF को खुश करने की मद में, वो किसी तरह सदर पाकिस्तान वो ऑर्डिनेंस पास कर लें, किसी तरह वो ऑर्डिनेंस मंजूर कर लें, लेकिन सदर साहब पकड़ाई में नहीं आ रहे हैं। आप फिर से फंस गए हैं सर? मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, अभी मैंने टिकट्स भी 1-2 देखे हैं, और उसमें वो था कि उन्होंने तो खैर सराहा है हुकूमती जो है वो इकदामात को। मुझे ये बताइए, सदर साहब सिर्फ एक मेहरबानी करें, शौकत तरीन साहब जब ये IMF का प्रोग्राम साइन करके आए थे ना, और खैर आने से पहले जो उन्होंने चार्जशीट किया था इमरान खान की हुकूमत को कि इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, ये लेट गए, इनकी पॉलिसी कोई नहीं थी, और उसके बाद जब वो खुद IMF के साथ जो है टॉक्स रिज्यूम करके आए, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था कि उन्होंने क्या कहा था, बिजली की कीमत जो है वो हमें 36 रुपए पे लेके जानी है, पेट्रोलियम लेवी हमें 50 रुपए पे लेके जानी है, और ये ऐसा करें कि अपनी ही टीम से ब्रीफिंग ले लें अगर कोई कंफ्यूजन है कि ये मेहरबानी जो है ये इनकी की हुई है। और लेकिन ये है कि अब फर्क ये पड़ा है कि इमरान खान को लगा कि ये भी एक यू टर्न है और ये भी एक तमाशा और मजाक है, ये मुल्क जो है ये इसको भी वो बनी गाला की तरह चलाएंगे और वो जिससे मर्जी जो है वादा खिलाफी कर ले। ये उन्होंने IMF ने ये प्रोग्राम रियासत पाकिस्तान के साथ साइन किया था।
ठीक है अमजद नियाजी साहब, ये जो सदर पाकिस्तान है 170 अरब का जो ऑर्डिनेंस है, क्योंकि टैक्सेस लगाने जा रही है ये हुकूमत, क्या उसके ऊपर साइन करेंगे? इस गवर्नमेंट के करतूत है और इस खुद जिम्मेदार हैं, और मैं समझती हूँ कि जो गरीब आवाम पे नया बम फोड़ने जा रहे हैं और महंगाई का एक नया तूफान डालने जा रहे हैं, सदर मुमलिकत कोई जाती हैसियत में नहीं होते, वहाँ वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, और गवर्नमेंट उन्हें जो चीज़ भेजती है उसके मुताबिक वो उस पर साइन करते हैं। मैं समझता हूँ, लेकिन उनका दिल जरूर दुखेगा भी और रोएगा भी जरूर कि आज इन्होंने पाकिस्तान दुखी दिल हम कैसे देखेंगे, दुखी दिल से आप साइन करेंगे। एक मिनट अमजद साहब आपके साथ ही हूँ, आपने अभी जो कहा मैं जरा समझा दूं लोगों को और मैं खुद भी जरा समझ लूं। दुखी दिल के साथ सदर पाकिस्तान साइन करेंगे और फिर उसी रोती हुई आंखों और दुखी दिल के साथ इमरान खान साहब जमान पाक में बैठ करके महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। वेरी गुड सर, शाबाश, मजा आएगा, मजा आएगा। आपने जो मंजरनामा खींचा है, मना कर देना सदर, ना साइन करें। अमजद नियाज़ी साहब इधर तो दलेरी दिखा दें। मेरी बात सुन लिया करें ना जरा, आप ट्विस्ट बात जी सुने, चले 1 मिनट बोल ले, आखिरी 1 मिनट आपका, अमजद नियाज़ी साहब बोल ले। मैंने कहा कि इस गवर्नमेंट के डाले हुए गंद को जब सदर मुमलिकत के पास जाएगा, बेसिकली वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये गवर्नमेंट का गंद है। अब आज अवाम को जिस तरीके के साथ ये भूखा मारना चाहते हैं, मेरे सदर का दिल जरूर दुखेगा। मुझे नहीं पता कि उस पे वो दस्तखत करते हैं या नहीं करते। आप पूरा मेरा बयान सुन लें। जी अज़मा, एक लाइन आप बोले और एक लाइन साबिर बलोच साहब, ठीक है? आगे आपका पॉइंट अज़मा, वेरी क्विकली, आई हैव टू रैप अप। मैं ये कह रही हूँ इमरान खान का दिल दुखेगा जिसने ये IMF का प्रोग्राम खुद साइन कराया था, और जो अपने दौरे हुकूमत में कहता था मैं आलू और प्याज टमाटर की कीमत जो है वो करने के लिए नहीं आया, जो मीडिया को लानते डालते थे कि आप जाके आम आदमी के रोना धोना क्यों सुनते हैं, उनका बहुत दिल दुखेगा। और जो है वो जिसने खुद ये पाकिस्तान के ऊपर ये सब कुछ मुसल्लत किया, वो ड्रामा करेगा और वो खेलेगा इसके ऊपर। उसको खेलने की आदत है, वो पाकिस्तान की हर चीज के साथ खेला है और वो इसके ऊपर खेलेगा। और उसके बावजूद देखिए, जहर खाने को पैसे नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब का दिल चाह रहा है आप इलेक्शन करा दें, और वो जो है वो इलेक्शन को करा दें जिसमें उसने दोबारा ओथ लेके असेंबली में आना भी नहीं है। 30 सेकंड साबिर बलोच साहब। यहाँ से जी साबिर भाई, लास्ट 30 सेकंड्स। जी लास्ट। जी अब देखें, मैं सिर्फ इतनी सी बात करता हूं कि ये दो चीजें आप देख लें। एक 65 के वॉर में, इसी रशिया में जब अयूब खान ने पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ किया, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या स्टैंड लिया था वहां पर, उस चीज को भी एक इमरान खान साहब देख ले। और दूसरी, आज की गवर्नमेंट में भी आप देख लें कि बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्ट्री अपने किस तरह चला रहे हैं। इस वक्त वो पूरे दुनिया के चक्कर लगा के दुनिया में जा रहे हैं, और जो सैलाब की तबाहकारियां हैं उनको जिस तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं, पोल्यूशन को जिस तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट को जिस तरीके से वो पेश कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि पीपल्स पार्टी और PMLN अभी तक PTI की हुकूमत का डैमेज कंट्रोल ही कर रही है। आज की नशिस्त में भी यही बात हुई है। इसी पर मुझे खत्म करना है। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। सी यू टुमारो।